हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद रामंड में। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग एंशियंट हिस्ट्री कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हम बहुत सारे टॉपिक कर चुके हैं। आज मेरे ख्याल ये अंतिम टॉपिक होगा एंशियंट हिस्ट्री का, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो गुप्तोत्तर काल से रिलेटेड हम एक पार्ट 1 बना चुके हैं, या पार्ट 2 होगा। तो इसमें हम चले देखते हैं, इसमें टॉप 15 MCQ को देखेंगे। ठीक है, गुप्तोत्तर काल से संबंधित हम टॉप 15 MCQ को देखेंगे, जो आपके आगामी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जिसमें GK GS पूछा जाता हो, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरुआत करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं? तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? आपको ऑप्शन दिया गया है, वान भट्ट हैं, अमर सिंह है, कालिदास है, हरिसेन है। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो हर्ष चरित्र के लेखक वान भट्ट हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वान भट्ट जो है वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। वान भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है, हर्षचरित्र तथा कादम्बरी इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है, हर्षचरित्र वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। ठीक है, कौन से इतिहास का? वर्धन इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत है। ऐसे ऐतिहासिक विषय पर गद्य और काव्य, ठीक है, काव्य लिखने का प्रथम सफल प्रयास कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर वान भट्ट सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक था। तो महान रोमानी लेखक था, कौन था? जो कादम्बरी लिखा था। ठीक है, कादम्बरी के लेखक सीधा समझ सकते हैं आप, कादम्बरी के लेखक का नाम बताना। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वान भट्ट, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी भास्कर वर्धन, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो जैसा कि हमने आप ये उपयुक्त क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया, हर्षचरित्र तथा कादम्बरी दोनों के लेखक कौन थे? वान भट्ट थे। ठीक है, और वान भट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। तो इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वान भट्ट सही हो जाएगा। ठीक है, SSC CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2008 में। ठीक है, CPO 2008 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया? तो आपको बताना है, जो 13वीं शताब्दी में राजस्थान में जो माउंट आबू है उसमें जो दिलवाड़ा मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया? तो कौन से राजा ने करवाया था? महेंद्रपाल और महीपाल, राज्यपाल और तेजपाल। तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो 13वीं शताब्दी में जो राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है, ठीक है, दिलवाड़ा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर इसका जो है तेजपाल और वास्तुपाल थे, दो मंत्री थे, जो गुजरात के बेघल वंशीय वीरधल के 2 मंत्री थे, वास्तुपाल और तेजपाल। ठीक है, इसके अलावा वास्तुपाल थे, वास्तुपाल। ठीक है, वास्तुपाल और तेजपाल 2 मंत्री थे। यही दोनों मिलकर दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण करवाया था। अब इससे रिलेटेड एक एक्स्ट्रा फैक्ट आप यह भी जान लेंगे कि दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है या किस धर्म को समर्पित है। तो यह जैन धर्म को समर्पित है। ठीक है, जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ऑप्शन दिया गया है, होलकर, सिंधिया, बुंदेला राजपूत, चंदेल राजपूत। किसके द्वारा किया गया था खजुराहो मंदिर का निर्माण? खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका ऑप्शन D सही हो जाएगा, चंदेल राजपूत। चूँकि बात करें आप खजुराहो मंदिर की, तो खजुराहो मंदिर जो है वह मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है। ठीक है, छतरपुर ज़िले में स्थित है। उसके बाद इस मंदिरों का निर्माण जो है वह 10वीं से 12वीं सदी में चंदेल शासकों के शासनकाल में हुआ था। जिस समय हुआ था उस समय 85 मंदिरों का निर्माण वहाँ पे मतलब करवाया गया था, निर्माणों का उल्लेख मिलता है, किंतु वर्तमान में यहाँ पर 30 मंदिर ही शेष बचा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मिहिर भोज राजपूतों का किस कुल से संबंधित थे? तो कुल समझ रहे होंगे, वंश जिसको बोलते हैं। ठीक है,
किस कुल से संबंधित है मिहिर भोज राजपूत? प्रतिहार से, राठौर से, चौहान से, परमार से। तो रामभद्र के पुत्र जो है, रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश के, ठीक है, प्रतिहार वंश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। इसने आदिरवाहा क्या आदिर नहीं सॉरी आदिवराह, ठीक है, आदिवराह तथा प्रभास की उपाधि भी धारण की थी। ठीक है, आदिवराह तथा प्रभास जैसी उपाधि धारण की, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों पर अंकित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज या दंती दुर्ग? तो किसके प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज था, क्योंकि प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज कन्नौज पर अधिकार के लिए उसने पाल शासक देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय के साथ होने वाले त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। ठीक है, उसने आदि वराह की उपाधि भी धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी मिहिर भोज हो जाएगा। ठीक है, किसके किसके बीच लिया था? उसने कन्नौज पर अधिकार के लिए देवपाल तथा राष्ट्रकूट शासक के कृष्ण द्वितीय के साथ लिया था। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में हिस्सा लिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? हेंसनांग ईत्सिंग फहयान यूबिली। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हेंसनांग। ठीक है, हेंसनांग जो था वो हेंसनांग नामक चीनी यात्री हर्षवर्धन के दरबार में आया था। उसने अपने यात्रा विवरण सीयूकी नामक पुस्तक लिखा गया है, जो उसी के द्वारा हेंसनांग के द्वारा लिखा गया है। उसने उसी में अपने यात्रा का विवरण किया है। ठीक है, वह कन्नौज की धर्मसभा का अध्यक्ष तथा उसने प्रयाग के छठे महामोक्ष परिषद में भाग लिया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत के किस राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय है? तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिहार का गर्व या बिहार के गर्वशाली बोल सकते हैं बिहार के लिए, कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में हुआ करता था। ठीक है, अब भी है लेकिन वो पहले जैसा नहीं रहा। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बौद्ध विहार अथवा दुर्ग समझकर मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन बख्तियार द्वारा नष्ट कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को दक्षिण भारत के शासक पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश से थे। किस वंश से? चालुक्य वंश से थे। नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे 630 ईस्वी में हराया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? हर्षवर्धन का समकालीन कौन था दक्षिण भारतीय शासक? कृष्णदेव राय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूरोबा वर्मा, देवराज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, पुलकेशिन द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक जो चालुक्य वंश से संबंधित था, पुलकेशिन द्वितीय, इसने हर्षवर्धन को पराजित किया और परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखेंगे किसकी उपाधि? परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 12, हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी? प्रयाग, कन्नौज, थानेश्वर, मथुरा। तो हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। कब? जब 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता, ठीक है, हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई।
फिर हर्षवर्धन जब शासक बना तो उन्होंने 606 ईस्वी में अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित कर लिया और इसके उपलक्ष्य में उसने हर्षस्वंत, ठीक है, हर्षस्वंत की स्थापना या प्रारंभ किया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी थानेश्वर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। कौन किया था अरबों को पराजित? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालों और चालुक्यों द्वारा। किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया था? कब? 738 ईस्वी में। इसका करेक्ट आंसर बताएंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 738 ईस्वी में राजस्थान में जो युद्ध हुआ था, इसमें प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों ने एक संघ बनाया था। ठीक है, संघ बनाया था और राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर्रहमान अल-मारी के नेतृत्व वाली सेना को हराया था। कौन हराया था? प्रतिहार वंश। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सांची का महान स्तूप है कहाँ है? सांची का महान स्तूप कहाँ निर्मित है आप बताएंगे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। तो सांची का महान स्तूप कहाँ है? तो सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसीन में स्थित है। ठीक है, रायसेन में स्थित है। यहाँ स्तूपों की संख्या 3 है। ठीक है, 3 स्तूप है। जो सबसे बड़ा स्तूप है उसको हम महास्तूप बोलते हैं। ठीक है, महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध है और इस स्तूप का निर्माण जो है अशोक सम्राट के द्वारा किया गया। ठीक है, अशोक सम्राट के द्वारा किया गया, सम्राट अशोक के द्वारा। प्रारंभ में यह ईंट का निर्मित था, तत्पश्चात उसके बाद शुंग शासकों के द्वारा इसका विस्तार पाषाण शिलाओं में किया गया और स्तूप का व्यास लगभग 40 मीटर और ऊंचाई की बात करें तो 16.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया था? फहयान को, इत्सिंग को, हेत्सनांग को, मेगास्थनीज को। तो किसको प्रदान किया गया था यह नाम? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेन्सनांग को। ठीक है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में जो चीनी यात्री भारत आया था उसे प्रिंस ऑफ पिलिग्रिम्स कहा गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।